सभी पशुपालक किसान और एग्रीकल्चर कॉलेज की सभी छात्र छात्राएं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे आदरणीय सर मैडम ने जो समय दिया उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। हम जोबनेर से हैं। हमें जो 25,000 रुपये मिल रहे हैं उससे ये देखा गया है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है ना, पहले के बजाय अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले 1:1 था, अब 2:1 हो गया गर्ल्स का। और जो हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और जो मेन मोटिव ये है कि जो हमें इंसेंटिव मिल रहा है उसका मेन मोटिव ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं वो ये इंसेंटिव के द्वारा बाहर आके पढ़ सकती है, क्योंकि 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो उससे हम हमारी कॉलेज के दोनों सेमेस्टर की फीस सबमिट कर सकते हैं और जो रुपए बच रहे हैं उससे हम हमारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ में ले सकते हैं। थैंक यू सर। विराजमान मंच सभी पदाधिकारी को मेरा राम राम। मैं एक मामूली आदमी हूं, लेकिन आज मैं आपके सूबेदारी रैंक से ज्यादा पैसे कमाता हूं। आपकी सूबेदारी रैंक से ज्यादा पैसे कमाता हूं। मेरे पास 12 दुधारू हैं और मैं एक आदमी को रोजगार देता हूं। एक आदमी मजदूर रखता हूं, रोजगार देता हूं एक आदमी को। यदि एक एक आदमी रोजगार देना शुरू कर दे तो बेरोजगारी खत्म। मैं एक आदमी को रोजगार देता हूं, जबकि मेरे घर में एक बुलेरो गाड़ी खड़ी है, एक ट्रैक्टर खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ी है और 12 दुधारू। लेकिन देखो, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो बिगड़ करे काम नहीं चलता। मैं तो अब दूध का इंतजार कर रहा हूं 4 बजे और 6 पशु, दोनों मर्द और वीर, कंधा से कंधा मिलाकर के 12 दुधारू का दूध निकालेंगे। अब हाथ से करते हैं हम सारा काम। अब आप ये सोचिए, यदि एक आदमी हल जोतने वाला, मैं ऊंट से भी हल जोता है और ट्रैक्टर से भी हल जोता है, और अब मेरे पास 2 लाख रुपए का दूध देता था, अभी तो बाजार की सप्लाई है। मेरा घर का, बाहर का नहीं देता। कृत्रिम गर्भाधान 7 साल हो गई मेरे को। मैंने डॉक्टर की सलाह से आज एक भी पैसे से कभी मेरी भैंस नहीं गई है। 7 साल में कृत्रिम गर्भाधान किया है, एक भी पशु मेरा बीमार नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक आभार इनका इतना जताता हूं कि मुझे दवाई मेरे स्थान पर मिली है। डॉक्टर हमारे उस हॉस्पिटल की वजह से, इन डॉक्टरों की वजह से मुझे बीमार पशु को दवा हमें हमारे स्थान पर मिली है। इनकी इतनी योगदान। ठीकरिया, जिला नीमका थाना। मेरे पास 2.5 हेक्टेयर जमीन है, उसमें मेरा ट्यूबवेल लगा हुआ है और उसमें काफी साल से मैं गेहूं जो मतलब दोनों फसलें करता हूं। तो मैं आवारा पशु और इन नील गाय से बड़ा परेशान था। फिर मैंने इन कृषि अधिकारियों से संपर्क किया कि भाई तारबंदी के लिए कोई स्कीम है तो बताओ। तो इन्होंने बताया तारबंदी विद जाल क्रॉस लगता है और पिलर लगा के, और इनके निर्देशानुसार मैंने उस 2.5 हेक्टेयर जमीन में तारबंदी की। मेरी जमीन ऐसी जगह थी जो दोनों तरफ, तीनों चारों तरफ बारानी जमीन थी जिसमें आवारा पशु घूमते रहते थे। तो मैंने वो कर लिया। इनके निर्देशानुसार मुझे 40,000 रुपये सब्सिडी की मिल चुकी है। और मैं तो इन कृषि अधिकारियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि बहुत सारे किसानों को, अभी 50% किसानों को आदि योजनाओं का पता ही नहीं, तो इनको भी थोड़ा सा जो जनता से मिले, इधर उधर जो भी है खाद बीज जो भी वितरित करते हैं तो बताएं, तो काफी किसान जागरूक होके और काफी उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। या ये समझो कि वो प्रसव की स्थिति में नहीं आते थे। इनके बताए अनुसार काम करने के मुताबिक आज मेरा करीब 3-3.5 साल में दूसरा पशु तैयार हो जाता है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम कैप्टन रोहतान जाट, पुत्र श्री चंद्राराम जाट, ग्राम बरसिंगवास, ग्राम पंचायत कुरबड़ा, जिला नीमका थाने का रहने वाला हूं।
मैंने इस साल वर्मिंग कंपोस्ट का प्लांट लगाया है, जो सबसे पहले उसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों ने अपने कृषि से संबंधित रखने वाले किसान थे उस ग्रुप में उन्होंने डाली। उसको मैंने पढ़ा तो उससे मुझे लगा कि रासायनिक खाद के बजाय अगर हम जैविक खाद बनाते हैं तो उससे एक तो गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा फसल में, दूसरा अपना पैसा बचेगा और इसको करके देखते। तो मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने मुझे दिशा निर्देश बताए कि आपको ये करना है। तो उनके बताए अनुसार मैंने 10 बाई 3 के 2 बेड तैयार किए और उसमें शर्त ये थी कि आपके पास 5 गोवंश होने चाहिए। तो मेरे पास 5 गोवंश थे, इसलिए मेरा मनोबल और बढ़ गया। फिर मैंने ये तैयार कर लिया। तो कैंचुए अपना उर्वरक बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पहली बार कर रहा हूं मैं। अभी आगे अगर इससे मुझे फायदा मिला तो मैं रासायनिक खाद को अलविदा बोलूंगा और जैविक खाद को मैं अपनाऊंगा, ताकि इससे जो फसल बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। विदित है और आप भी इस सफ़र में हमारे साथ ही रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का जो सफ़र था वो अभी 9 से 11 तारीख तक राज्य स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और पूर्व में जिला स्तर पे भी ये कार्यक्रम हुआ जिसमें आप लोग प्रतिभागी रहे। उस दौरान नीमका थाना जिले में 1905 करोड़ के MOU हुए और जिस पे धरातल पे लाने का हमने कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप गत 2 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की कड़ी में सर्वप्रथम जो कल सुबह दौड़ का आयोजन हुआ था, उस दौड़ में 1000 से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी लगी हुई थी, आप लोगों ने भी उसमें देखा। हमारा जो जिले में हमारा एक जिला एक उत्पाद, एक प्रजाति, एक फल, एक खेल, एक डेस्टिनेशन, यानी हमारा कौन सा पर्यटक स्थल है इत्यादि का कल इसको दिखाया गया। इसी कड़ी में उसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, रोजगार उत्सव हुआ और साथ ही युवा समारोह, युवा उत्सव भी हुआ और राज्य सरकार से बहुत सारी जो नई स्कीम्स हैं उनका भी आरंभ किया गया। आज 13 तारीख को किसान सम्मेलन का आयोजन राज्य स्तर पे अजमेर से हुआ और नीमका थाना में हमारे यहाँ इसी प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ। राज्य सरकार ने जो 1 वर्ष में काम किए हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे उद्योग एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2024 में जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है उसका आयोजन हुआ। इसमें इस राइजिंग राजस्थान समिट में
लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, जो अपने आप में एक तरह से रिकॉर्ड है। आने वाले समय में राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने की दृष्टि से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय में 65% की वृद्धि की गई है। जैसा आप जानते हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय से तात्पर्य यह है कि हम जो निरंतर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए खर्च करते हैं वो हमारा राजस्व व्यय होता है, और पूंजीगत व्यय हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो व्यय करते हैं उससे असेट्स क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है, और आने वाले समय में उससे हमें कई गुना लाभ प्राप्ति होती है। तो राज्य सरकार ने 65% पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है। राज्य में संतुलित और समावेशी विकास की दृष्टि से रोजगार के सृजन पर काम हुआ है। इस दौरान निरंतर आप देख रहे हैं कि रोज नई वैकेंसीज, नियमित रूप से वैकेंसीज आके गत वर्ष में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, और कल जो हमारा रोजगार उत्सव हुआ था उसमें हमारे यहाँ के भी बहुत से लोगों को जो रोजगार मिला उनका भी सम्मान किया गया। पंच गौरव जैसा इस राज्य सरकार द्वारा जो हमारे ज़िले में 5 गौरव जो हमने सेलेक्ट किए, तो आपको विदित है कि हमारा ज़िला नीम का थाना, नीम के नाम से ही विख्यात है, और एक प्रजाति के रूप में हमने नीम को ही माना है। फल के रूप में आंवले को लिया है। एक जिला एक उत्पाद की दृष्टि से हमने फेल्सपार की बात करी, क्योंकि फेल्सपार काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलता है, और उससे विभिन्न जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, टाइल इंडस्ट्री है और भी कई इंडस्ट्री जिसमें इसका उपयोग होता है, उसके लिए हमने, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी उसकी इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे काफ़ी संख्या है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक जिला एक उत्पाद में फेल्सपार करा। अब आती है एक जिला एक खेल की बात। एक जिला एक खेल के रूप में हमने कुश्ती का लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज हमने, जैसे कल हमने सम्मानित भी किया था कि राष्ट्रीय स्तर की 4 पहलवान हमारे यहाँ से थे जिनको कल हमने सम्मानित किया। यानी यहाँ कुश्ती आम जन में, बच्चों में रुचि है कुश्ती खेल के प्रति, तो इसलिए उसको हमने एक जिला एक खेल के रूप में लिया है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे खेल स्टेडियम में जो बैडमिंटन कोर्ट वाला जो हॉल है, वहाँ पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है अभी, जिसकी शाम को 6 बजे, और उसमें 100 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा ना केवल हमने उसको एक अपना जिले का खेल घोषित किया है, बल्कि प्रैक्टिकली हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ग्राउंड पे ले आए, और आज वहाँ प्रतियोगिता हो रही है। लकीली हमें एक NIS कोच मिल गया है, एक लड़की है जो NIS कोच है, और उसने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें भागा दौड़ी करके तैयारी करी है। और आज आप सभी का स्वागत करूँगा कि आप शाम को 6 बजे जब प्रतियोगिता का समापन होगा, इनाम इत्यादि वितरण होगा, तो आप लोग आएंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। एक जिला एक डेस्टिनेशन या पर्यटन स्थल की हम अगर बात करें, तो राज्य सरकार के बजट में इस बार मनसा माता जो रेंज है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बजट देने की बात की गई, और मनसा माता जो फॉरेस्ट रेंज है उस एरिया को डेवलप करने की दृष्टि से हमने भी, वो हमारा एक डेस्टिनेशन अगर तैयार हो जाता है, तो वहाँ पे जहाँ आसपास एक हम जैसे कहते हैं लेपर्ड रेंजेस, लेपर्ड सफारी की रेंज भी अगर डेवलप हो जाती है फॉरेस्ट की, तो वहाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि फॉरेस्ट टूरिज्म की दृष्टि से भी हम उस क्षेत्र का विकास करेंगे, और जिले में जिससे बहुतायत से पर्यटक आएँ। तो ये पंच गौरव की मैंने आपसे बात की। विदित है कि राज्य सरकार, जो भारत सरकार है, उसने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो हमारा DMIC था, इसके साथ ही दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे तैयार किया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से जाता है, और जो जो जिले उससे टच होते हैं उनको तो लाभ होगा ही, बल्कि राज्य की राजधानी को भी उन्होंने उसके एक्सेस दिया है, टच दिया है, और वो भी
दिसंबर माह के एंड तक पूर्ण हो जाएगा, तो जनवरी से वो शुरू हो जाएगा। तो जो विकास की गंगा बह रही है, वो विकास जो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट सड़क यानी कनेक्टिविटी से ज़्यादा होता है, और कनेक्टिविटी हमें मिलती है। नीम का थाना के लिए खास बात यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे यहाँ से जा रहा है, नीम का थाना से जा रहा है, आप सबको मालूम। तो जो लॉजिस्टिक्स की बारे में जो बात होती है कि जब डीएमआईसी है, डीएमआईसी का जो कॉरिडोर होता है वो दोनों साइड, जो मेन लाइन है उसके दोनों साइड 150 किलोमीटर का उसका क्षेत्र होता है, और हम तो भी उस लाइन पर बैठे हैं। तो नीम का थाना के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो यहाँ पर विकास को और तेजी से बढ़ाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जो भी हमारे अभी जो MOUs हुए हैं उसको धरातल पे लाएंगे, और उसका लाभ जो भविष्य में मिलेगा, यहाँ रोजगार सृजन तो होगा ही, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से यहाँ का लाइवलीहुड और बाकी भी जो लोगों की आम जन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और अगर कोई मेजर यूनिट आती है तो जैसा कि आपको ध्यान है कि 500 करोड़ का जो आयरन ओर का वाला जो है स्टील प्लांट की बात है, तो अगर उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर कुछ एंसिलरी यूनिट्स भी आएंगी, उन एंसिलरी यूनिट के आने से भी रोजगार की संभावना प्रबल होगी। राज्य सरकार के द्वारा इस तरह से आपको ध्यान है कि ग्रीन एक्सप्रेसवे की भी बात की गई है, और कोटपुतली से बीकानेर और कोटपुतली से गंगानगर की अगर हम बात करें तो इनमें से कम एक एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ से जाने का ही रास्ता बनेगा, जिसकी अभी DPR बन रही है। जब इसकी डिटेल आएगी तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में जैसा आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों से पहले वादा किया था कि कोटपुतली से नीम का थाना वाला जो 4 लेन वाला काम है, जो प्रोजेक्ट हमारा बंद पड़ा हुआ था, वो प्रोजेक्ट 195 करोड़ का स्वीकृत हो गया, वो अभी रिसेंटली स्वीकृत हो गया, और उस पर कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। जो मुझे RSRDC वालों ने बताया कि अभी पिछले 1 हफ्ते पहले उस पर कार्य भी आरंभ हो गया। हमारे लिए लाइफलाइन है 4 लेन नीम का थाना से जो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी है, वो हमारी लाइफलाइन है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे माइंस हैं या हमें दिल्ली से जो कनेक्टिविटी मिलने से अन्य जो रोजगार के हमें जो आवश्यकता होगी, उसके लिए ये 4 लेन आने से अपने आप ही विकास होगा। साथ ही खाटू श्याम जी जाने वाले जो लोग अभी शाहपुरा होके अजीतगढ़ होके जाया करते थे, वो 4 लेन होने से नारनौल नज़दीक है, हरियाणा का जो लोग हैं वो इस रास्ते से आने लगेंगे। तो इधर यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इत्यादि का भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में जैसा आपको मालूम है कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, संभवतः 1 महीने के अंदर अब वो, क्योंकि बाहर की जो है फिनिशिंग चल रही है, और वो हमारा 125 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। तो उसके आने से जो मेन हॉस्पिटल, जो हमारा मुख्य जो जिला अस्पताल है, वर्तमान में जो उस पर दबाव है, वो दबाव शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको मालूम है जिला अस्पताल पे भी काम शुरू हो गया था, मेरे आने के बाद मैंने काम शुरू करवा दिया था, वो काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उसका 2 साल की अवधि उन्होंने मानी है कंप्लीशन की, तो आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में हमारा जिला अस्पताल भी पूर्ण हो जाएगा। राज्य सरकार नियमित रूप से मॉनिटरिंग करके इन सभी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको तेजी से बढ़ा रही है। प्रगति आपके सामने है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये राज्य सरकार का कमिटमेंट दर्शा रहा है। जहाँ तक किसान कल्याण और जो है आज जो कार्यक्रम हुआ हमारा किसान कल्याण से संबंधित, उसमें आपने देखा कि आज जो है हमने फार्म पॉन्ड का जो किसानों को आज हमने जो लाभ दिए हैं वो है तारबंदी के लाभार्थी 130 से हमारे यहाँ पे, जिनको लगभग 52 लाख की राशि हस्तांतरित हुई है। पाइपलाइन से संबंधित 59 लाभार्थियों को 10.62 लाख की राशि मिली है। फार्म पॉन्ड से संबंधित 32 लाभार्थियों को 43.20 लाख की राशि मिली है।
गोवर्धन जैविक योजना में 58 लाभार्थियों को 5.8 लाख की राशि मिली है। वर्मी कंपोस्ट स्थायी निर्माण के संबंध में 21 लाभार्थियों को 10.5 लाख, कृषि यंत्र से संबंधित 21 लाभार्थियों को 8.20 लाख और कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राएं, जो आपको मालूम है प्रीतमपुरी में जो हमारा कृषि महाविद्यालय है, उनकी 396 छात्राओं को 61.95 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। ये इस तरह से कृषि विभाग से संबंधित 717 जो लाभार्थियों को 1,92 लाख से अधिक राशि मिली है। इसी तरह से उद्यान विभाग की हम बात करें तो सोलर पंप इत्यादि के संबंध में 89 लाभार्थियों को 16.70 लाख, प्याज भंडारण हेतु 33 लाभार्थियों को 30.62 लाख, फव्वारा के लिए 408 लाभार्थियों को 36.72 लाख, ड्रिप व मिनी फव्वारे हेतु 270 लाभार्थियों को 20.25 लाख, फल व बगीचा हेतु 35 लाभार्थियों को 8 लाख। इस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 835 लाभार्थियों के लिए 1,12 लाख से अधिक राशि हस्तांतरित की है। इस तरह जिले में 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिवस पे जो उसका शुभारंभ था वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। दूसरा दिन था वो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव था, जिसमें देश में बसे और दुनिया के सभी देशों में बसे हमारे राजस्थानी जो प्रवास कर गए हैं वो अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए वापस बहुत बड़ी संख्या और बहुत ही उत्साह के साथ जयपुर में आए थे इस आयोजन के लिए। तीसरा दिन जो था वो MSME कॉन्क्लेव था, जिसमें भी उद्यमियों ने और भावी उद्यमियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ, इसके लिए प्रत्येक ज़िले में उससे पहले प्री समिट्स का आयोजन किया गया और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज जो हैं वो माननीय उद्योग मंत्री के साथ डेलीगेशन गवर्नमेंट गए। वो कुछ कंट्रीज़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन को लीड किया और अन्य गवर्नमेंट डेलीगेशंस भी गए, जिसमें MOUs का बहुत बड़ी संख्या जो है वो सामने आई। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं इस समिट के दौरान और इस समिट से पहले। तो इसमें अभी आपको जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि नीमका थाना में भी जो प्री समिट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट समिट, उसमें 1905 लाख के करोड़ 1905 करोड़ के समिट जो MOUs हैं वो प्री समिट में साइन किए गए। तो आप सौगातों की बात कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही एक नया पहलू है। इस तरीके से एक नए ज़िले में इतना बड़ा अमाउंट जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पे निवेश की बात करी जा रही है। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी कहा कि इन MOUs को हमने धरातल पर उतारने के लिए ऑलरेडी काम ज़िले में शुरू कर दिया है। इसी तरह और भी ज़िलों में और जिन भी विभागों में MOU साइन हुए हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत, तो उद्योग विभाग द्वारा उन सभी को धरातल पर उतारने के लिए और इसमें लोगों को लाभान्वित करने के लिए, जिससे कि राज्य में निवेश के साथ साथ निश्चित रूप से रोजगार का भी बहुत ही बड़े पे सृजन होगा। तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छा मीडिया ने ये भी पहले बताया कि राज्य में जो निवेश अनुकूल वातावरण बन रहा है, राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के ऑफ इंसेंटिव्स है, ये राजस्थान को निश्चित रूप से जो पहले से प्रगति का स्तर है उससे कई गुना ऊपर ले जाने के लिए ये सारी गतिविधियां सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना और राज्य सरकार द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई हैं उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम जनरेशन
बहुत अच्छा होने की उम्मीद है।